बना दी है, तुम जल्दी से रोटियां बनाकर तैयार कर दो। तुम हर बार सब्जी बनाकर रख देती हो और रोटी बनाने की जिम्मेदारी मुझे उठानी पड़ती है। सब्जी बनाते हुए तो तुम गैस धीमी करके अपने फोन चलाने के लिए चली जाती हो, लेकिन मेरा क्या, सभी घर वाले मिलकर 10-10 रोटियां खाते हैं और मुझे हलवाई की तरह रोटियां बनानी पड़ती है। तो अब मैं क्या करूं? अब घर वालों को तुम्हारे हाथ की सब्जी पसंद नहीं आती तो इसमें मेरी गलती थोड़ी है। तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन तुम्हारा हाथ तो हो सकता है ना। हो सकता है कि जब मैं सब्जी बनाकर रसोई से चली जाती हूँ तो तुम ही सब्जी में कोई ना कोई मिलावट कर देती हो। दोनों ही बहुएं इसी तरह लड़ाई करने लगती हैं। तभी रसोई में दोनों की सास आती है और कहती है, क्या बात है बहुओं, तुम दोनों की लड़ाई तो खत्म ही नहीं होती। कितनी बार बोला है कि इस तरह से मत लड़ा करो, आस पड़ोस वाले सुनते हैं तो अच्छा नहीं लगता। इस मोहल्ले में हमारी बहुत इज्जत है और वो खराब होती है। माँ जी, आप ही समझाइए ना सोनिया को। जब मैंने सब्जी बना, आप चाहती हैं कि मैं दोनों काम करूं? माँ जी, ये तो सब्जी बनाकर इधर उधर काम करने चली जाती है, लेकिन मुझे रोटियां बनाने के लिए पसीने में बेहाल होना पड़ता है। आप जानती है ना गर्मी कितनी हो रही है। मैं सोच रही हूँ कि चावल बना देती हूँ। ऐसे कैसे चावल बना दोगी? सब लोगों को रोटी खाने का मन है तो रोटी बनेगी। माँ जी, ये ऐसे नहीं मानने वाली। आप हम दोनों को अलग क्यों नहीं कर देती? सुन रही है माँ जी, मुझे तो अभी इस घर में आए हुए 1 महीना हुआ है और ये 1 साल में ही अलग होने की बात कर रही है। तुम दोनों को जितनी भी लड़ाई करनी है कर लो, लेकिन मैं तुम दोनों को अलग नहीं करूंगी। आरती बोलकर रसोई से चली जाती है और दोनों बहू ऐसे ही लड़ते हुए खाना बनाती हैं। यूं ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन श्रेया रात के समय पंकज से कहती है, यार पंकज, तुम माँ को समझाते क्यों नहीं कि हम अलग हो जाते हैं? वो तो मेरी कुछ सुनती ही नहीं। तुम तो जानती हो ना मेरा और आयुष का कितना अच्छा रिश्ता है। हम दोनों भाई कभी लड़ाई नहीं करते और तुम दोनों देवरानी जिठानी जब देखो लड़ती रहती हो। मैं उस सोनिया के साथ और एडजस्ट नहीं कर सकती। प्लीज पंकज, अलग हो जाते हैं ना। पंकज भी मुंह घुमाकर सो जाता है और कुछ नहीं कहता। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन सोनिया और श्रेया हॉल में खड़े होकर लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी वहां पर पूरा परिवार आ जाता है और मनीष कहता है, तुम दोनों बहुओं ने फिर से लड़ाई शुरू कर दी। अरे आखिर कब तक ये सब ड्रामा चलेगा इस घर में? सोनिया ने भी रोज मेरी नाक में दम किया हुआ है। बार बार बोलती है कि अलग हो जाओ, मेरी सुनती ही नहीं है। ये सब सुनकर आरती को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अभी तक तो वो कुछ नहीं कह रही थी, क्योंकि ये सब कुछ उसे लग रहा था बस वही झेल रही है। लेकिन जब बात उसके बेटों की आती है तो आरती कहती है, तुम जानती भी हो बहू कि मैंने कितनी मेहनत से तुम्हारे ससुर जी के साथ मिलकर ये घर खड़ा किया है और तुम चाहती हो कि मैं तुम दोनों को अलग कर दूं। परिवार बनाना इतना भी आसान नहीं होता। माँ जी, ये सब तो हर कोई अपने बच्चे के लिए करता है। आपने कौन सा एहसान कर दिया? और वैसे भी उस समय तो इतनी महंगाई भी नहीं थी। ठीक है, अगर तुम लोगों को ऐसा ही लगता है तो तुम सब लोग अपना सामान बांध लो। मैं तुम सब लोगों के आगे एक शर्त रखती हूँ। अगर 1 महीने के लिए तुमने वो शर्त पूरी कर दी तो मैं तुम दोनों को अलग कर दूंगी। ये 3 मंजिला घर है। नीचे की मंजिल पर हम रह लेंगे, पहली मंजिल पर श्रेया बहू और दूसरी मंजिल पर सोनिया। सोनिया और श्रेया ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि यही तो वो चाहते थे कि दोनों अलग अलग अपनी मनमर्जी से रहें। लेकिन तभी सोनिया ने पूछा, माँ जी सामान बांध लो, मतलब हम लोग कहीं जा रहे हैं क्या? कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तुम अपना सामान बांध लो, वही जरूरी है। अब दोनों ही बहुएं अपना सामान बांध लेती हैं, जिसके बाद वो लोग एक गाड़ी में बैठकर एक सफर के लिए निकल जाते हैं। आरती और मनीष की आंखें ये जानती थी कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जगह पास आने लगी, पंकज और आयुष भी सब कुछ समझ जाते हैं। अरे माँ, हम तो यहाँ आ गए, आखिर आप करना क्या चाहती हो? आरती अपने परिवार के साथ एक जगह पर उतरती है जहाँ पर आसपास एक बड़ा सा तालाब था और वहीं पर एक जर्जर सी झोपड़ी बनी हुई थी। आरती अपने परिवार के साथ उस झोपड़ी के पास जाती है। श्रेया ने पूछा, हम कहाँ आ गए हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा, और हम इतना सारा सामान लेकर यहाँ पर क्यों आए हैं? अब सुनो दोनों बहुओं, तुम दोनों अलग होना चाहती थी ना? यहीं से मैंने अपने सफर की शुरुआत की थी। तब तुम्हारे पिताजी के पास कुछ भी नहीं था, तो ये और मैं इसी तालाब के किनारे छोटी सी झोपड़ी में रहकर मछलियां पकड़ा करते थे, और जीवन के संघर्षों से हमने वो गांव के बाजार वाला घर बनाया जिसे तुम बंटवारा करना चाहती हो। इसलिए हम लोगों ने ये तय किया है कि अगर तुम अलग रहना चाहते हो तो तुम्हें 1 महीने के लिए यहाँ पर रहना होगा। अगर तुम बिना लड़ाई के 1 महीने इस घर में तालमेल के साथ रह सकोगी, इसका मतलब तुम सच में अलग होने के लायक हो। श्रेया और सोनिया की आंखों में चमक आ गई।
वैसे तो वो तालाब के पास बने हुए अपने ससुराल से बहुत ज्यादा हैरानी में थी, लेकिन सोनिया ने बड़े घमंड से कहा, जब 1 महीना श्रेया दीदी के साथ उस ससुराल में रह ली मैं, फिर तो इस छोटी सी झोपड़ी में 1 महीना उनके साथ एडजस्ट करने में कौन सी बड़ी बात है। उसके बाद तो फ्रीडम ही फ्रीडम होगी। सही है, मुझे भी जिम्मेदारी से छुट्टी मिलेगी, बस अपने परिवार का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है माँ जी, मुझे भी मंजूर है। अब थोड़ी ही देर में उस छोटी सी झोपड़ी के अंदर पूरा परिवार चला जाता है। उस झोपड़ी के अंदर सभी लोग अपना सामान रख देते हैं। अब झोपड़ी में थोड़ी सी जगह बची थी, तभी आरती ने कहा, सुनो बहुओं, बहुत ज्यादा भूख लगी है। एक काम करो श्रेया, तुम तालाब से पानी भर कर ले आओ और सब लोगों के लिए चाय बना लो। और सोनिया बहू तुम जाओ, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर दुकान है, वहां से चाय का सामान लेकर आ जाओ। माँ जी, तालाब से पानी भर कर लाना पड़ेगा, पर वो पानी तो बिल्कुल भी साफ नहीं होता। और माँ जी, 2 किलोमीटर जाना और 2 किलोमीटर आना, इतने में तो आपकी चाय बने ना बने मेरी चटनी बन जाएगी। तुम लोग तो कुछ ही पल में परेशान हो गई, आगे क्या करोगी? जो जिसको बोला है वो करो। अब ऐसा ही होता है। श्रेया पानी भरने और सोनिया सामान लेने चली जाती है। सोनिया हांफते हुए घर आती है और वहीं श्रेया अभी तक वापस नहीं आई थी। सोनिया श्रेया को देखने जाती है कि वो पानी लेकर अब तक क्यों नहीं आई, तो देखती है कि श्रेया वहीं तालाब के पास फिसल गई थी। हाय रे, मेरी कमर टूट गई। ये तालाब के किनारे ससुराल तो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। सोनिया उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगी और बोली, आपका तो नहीं पता, लेकिन 1 महीने में तो इस तालाब के पास ससुराल में मैं एडजस्ट कर लूंगी। और माँ जी, आपको तो नहीं पता, लेकिन मुझे अलग जरूर कर देंगी। श्रेया भी हिम्मत करके उठ जाती है और कहती है, मैं भी तुमसे हार नहीं मानूंगी। आए। श्रेया ने पानी भरा। दोनों बहुओं ने झोपड़ी के बाहर चूल्हा जलाया और चाय बना दी। शाम होने लगी थी, तभी आरती ने कहा, जाओ दोनों बहुओं और तालाब से मछली पकड़ कर ले आओ। हम लोग ज्यादा पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम यहाँ पर आए थे तब हम भी गरीब थे, तो हम रात को मछली ही पका कर खाएंगे। मछली पकड़नी थोड़ी आती है। नहीं आती तो सीख लो, वैसे भी जब अकेली रहोगी तो भी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा ना। ठीक है माँ जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम YouTube से मछली पकड़ना सीख लेंगे। दोनों ही बहुएं अब तालाब के पास जाती हैं और मछली पकड़ने की कोशिश करने लगती हैं। इस समय गांव की कुछ औरतें भी पानी भरने के लिए आई हुई थी। एक औरत आराधना ने कहा, तुम लोग यहाँ के नहीं लगते, थोड़ा संभल कर, यहाँ बहुत फिसलन है, गिर जाओगी। हम अपना देख लेंगे, आप अपना काम करो, हमें ज्ञान देने के लिए हमारी सास ही काफी है। श्रेया ने ये बोला और तभी वो आगे बढ़ी और अचानक फिर से वहीं फिसल गई। श्रेया के पूरे कपड़ों पर कीचड़ लग गया और वो बोली, अरे यार, मेरे साथ ही बार बार ये क्यों होता है? ये सोनिया भी तो गिर सकती थी ना। भगवान ना बहुत गिरती हो। श्रेया को ये सुनकर गुस्सा आता है। दोनों ही बहुएं लगभग 2 घंटे तक मछली पकड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन नाकामयाब रहती हैं और बड़ी मुश्किल के बाद आखिरकार उन्हें एक ही मछली मिलती है। वो उसे लेकर घर आती हैं। ये सब क्या है? तुम लोग बस एक ही मछली लेकर आए हो। एक मछली में पूरा परिवार कैसे खाना खाएगा? हम 6 लोग हैं। माँ जी, मेरा हाल देखिए, पूरे कपड़े कीचड़ से गंदे हो गए हैं, हड्डियां बार बार गिरकर टूट गई हैं और आप ऐसे बोल रही हो। अच्छा अच्छा ठीक है, एक काम करो, अब थोड़े से चावल उबालो और चावल के साथ में इसी मछली को पका लेना, पूरे परिवार को पूरी हो जाएगी। और कल दिन में फिर से मछली पकड़ने जाना है तो थोड़ी तैयारी कर लेना। श्रेया और सोनिया मिलकर फिर से उस मछली को पका लेते हैं और रात को सुकून से खाना खाकर पूरा परिवार सोया ही था कि तभी जोर जोर से पानी की आवाज आने लगती है। सोनिया डर कर उठ गई और बोली, ये कैसी डरावनी आवाज आ रही है? मुझे तो इतने डर में सोया भी नहीं जा रहा। बाहर कोई भूत प्रेत का साया तो नहीं है? सो जाओ सोनिया, बाहर कोई भूत नहीं है, ये पानी की लहरों की आवाज है। जब हम छोटे थे और यहाँ रहा करते थे तो हमें इन सब आवाजों की आदत थी। अब तो ये सारी आवाज सुनकर बहुत सुकून मिल रहा है। तुम सुकून की बात कर रहे हो, मैं तो सो भी नहीं पा रही। वहीं दूसरी तरफ श्रेया का भी बुरा हाल था। तालाब के पास ससुराल होने की वजह से बहुत सारे मच्छर झोपड़ी के अंदर घुस आए थे। श्रेया बार बार ताली बजाकर मच्छर मार रही थी। तभी पंकज ने गुस्से में कहा, हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब सो जाओ प्लीज, ये ताली बजाना बंद कर दो। कोई माता का जगराता है क्या? तुम्हें लगता है कि रात के 2 बजे मुझे ताली बजाने का शौक चढ़ा है? अरे देखो तो कितने मच्छर हैं, पता नहीं तुम कैसे सो पा रहे हो। शुरू के दिनों में हमने यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, इसलिए मच्छरों से भी दोस्ती है मेरी। ये सिर्फ नए लोगों का खून पीते हैं या फिर उन लोगों का
जो दूसरों का खून पीते हैं। चुपचाप सो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पंकज अब चुपचाप सो जाता है। तालाब के किनारे जो बहू का ससुराल था, उसमें एडजस्ट करने में उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी। आज तीसरा दिन था और सोनिया ने कहा, देखिए जेठानी जी, अगर हम सबको अलग होना है तो कुछ दिनों के लिए अपनी दुश्मनी को भूलकर एक दूसरे के साथ बड़े प्यार से रहना होगा। ठीक है, मुझे मंजूर है, बताओ क्या प्लान है। देखो, अब अगर आप दोबारा गिरोगी तो मैं बिना हंसे आपको उठा दूंगी। मैं बाहर जाकर 4 किलोमीटर चलकर बाजार से सामान लेकर आ जाऊंगी और आप मछलियां पकड़ लेना, ताकि आयुष जी, पंकज जी और ससुर जी उसे बेचकर पैसे ला सके। कुछ दिनों की बात है। ठीक है, मुझे नहीं पता था कि तुम भी समझदारी की बातें कर सकती हो। अभी बताया जेठानी जी, अगर अलग होना है तो एक दूसरे का मजाक उड़ाना बंद कर दो, वरना अगर मैं आपके चेहरे के ऊपर बोलने को आ गई तो जो मच्छरों ने आपके चेहरे पर इतने सारे चांद सितारे बना दिए ना, उसके बारे में बहुत कुछ बोल सकती हूँ। कुछ दिनों के लिए दोनों बहू की दोस्ती हो जाती है। दोनों ही समय से तालाब से पानी भर लाया करती, मछलियां पकड़कर घर के आदमियों को बेचने के लिए दे दिया करती। सोनिया रात के समय मछली भात और दोपहर के समय मच्छी करी रोटी के साथ बनाकर तैयार कर दिया करती। ऐसे ही 15 दिन बीत गए और आरती ने कहा, क्या बात है, तुम दोनों बहुओं की तो बहुत अच्छी जमने लगी। जब इस बुरे माहौल में तुम दोनों की इतनी अच्छी जम सकती है तो उस घर में तो तुम्हें सारा सुकून था, फिर भी तुम लोगों से ढंग से काम नहीं होता था। दोनों बहुओं का चेहरा उदास हो जाता है। आरती की बात में सच्चाई तो थी। तभी मनीष ने भावुक होकर कहा, तुम समझती नहीं हो आरती, अभी ये दोनों बहुएं मिलकर आपस में अच्छा रिश्ता चलाकर सारे काम अच्छे से इसलिए कर रही हैं क्योंकि इन्हें अलग होने का लालच है। वहीं अगर ये उस घर में सारी सुविधाओं के साथ रहकर आपस में प्यार प्रेम बना रहे ये सोचकर रहती तो वो उन्हें बुरा लगता। नहीं माँ जी, पिताजी, ऐसी बात नहीं है। रहने दो बहू, जाओ जाकर अपना काम करो। हम समझ गए कि ऐसी ही बात है, तुम्हें बात को ढकने की जरूरत नहीं है। दोनों ही बहुएं मायूस हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ जब श्रेया हर बार की तरह मछली पकड़ने जाती है, तभी फिर से उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। सोनिया हंसती नहीं और उसके पास आकर कहती है, जब आपको पता है कि आप यहाँ तालाब के पास गिर जाते हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए ना कि आपको मजा आता है। सोनिया के गुस्से में कहीं ना कहीं प्यार छुपा हुआ था, जो कि श्रेया को दिखाई दे रहा था। और सोनिया श्रेया को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार श्रेया के पैर में ज्यादा लग गई थी। सोनिया ने सहारा देकर श्रेया को उठाया, उसे लेकर गई, उसके कपड़े बदलवाए और उसे आराम करने के लिए बिठा दिया और बोली, कोई बात नहीं, आज थोड़े पैसे ज्यादा लगेंगे तो क्या हुआ, हम लोग दाल चावल बना लेंगे, आप आराम करो, आज आप कुछ नहीं करोगी। पर माँ जी ने तो बोला है कि दाल आपने बनाई थी और चावल मैंने बनाए थे, तब तो कुछ नहीं पता चलेगा, आप आराम करो। अब सोनिया अकेले ही खाना बनाकर तैयार करती है और पूरे घर का काम करती है। ये सारा काम अकेले करने की वजह से वो बहुत ज्यादा थक जाती है और सो रही होती है। वहीं अगले दिन श्रेया सुबह सुबह जल्दी उठती है और खुद से कहती है, सोनिया ने भी तो मुझे आराम मिले इसके लिए अकेले उठकर सारा काम किया, वो भी थक गई होगी, रोज 4 किलोमीटर जाती है, क्यों ना मैं आज जाकर परचून का सामान लेकर आ जाऊं। श्रेया सुबह सुबह उठकर गांव के बाजार में जा रही होती है, तभी आधे रास्ते में ही वो बहुत ज्यादा थक जाती है और बोलती है, ना जाने सोनिया इतनी दूर कैसे पैदल चलकर आती होगी, और फिर भी मैं उसे सुनाती रहती थी, काश तालाब के किनारे जो ससुराल है वहीं कोई दुकान होती तो कितना अच्छा होता। श्रेया वैसे ही दुकान पर जाती है और सामान लेकर घर वापस आ रही होती है, तब तक सोनिया भी जाग चुकी थी। सोनिया जाकर देखती है तो श्रेया कमरे में नहीं थी। सोनिया परेशान हो जाती है, ना जाने अभी जेठानी जी कहाँ चली गई, कहीं फिर से दर्द वाले पैर के साथ पानी भरने तो नहीं चली गई। झोपड़ी के बाहर आती है तो वो देखती है कि श्रेया सामान लेकर घर आ रही थी। उसे देखते ही सोनिया ने गुस्सा करते हुए कहा, जेठानी जी, जब आपकी कल तुमने भी तो सारा घर अकेले संभाला था ना, मैंने सोचा कि मैं सामान लेकर आ जाऊंगी तो कम से कम तुम्हें दूर पैदल चलकर जाना नहीं पड़ेगा और तुम्हारा समय बच जाएगा। सोनिया और श्रेया दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन दोनों ही इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी कि दोनों के बीच में अब भावनाएं और रिश्ते बढ़ रहे थे। वहीं आरती ये सब कुछ दूर से देखती और कहती हैं, मुझे नहीं पता कि मेरी दोनों बहुएं अब अलग होंगी या एक दूसरे के साथ रहेंगी, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि इनका रिश्ता बहुत मजबूत और गहरा हो गया है। आरती की भी आंखें छलक आती हैं। ऐसे ही अब घर में आखिरी रात थी। आरती ने दोनों से कहा, आज तुम दोनों आराम करो, आज मछली पकड़ने के लिए मैं जाऊंगी और खाना भी मैं बनाऊंगी। ऐसे कैसे माँ जी, आप अकेले काम करेंगे और हम आपको देखेंगे, हमसे तो निवाला खाया ही नहीं जाएगा। एक काम करिए, हम भी आपके साथ चलते हैं। अब श्रेया और सोनिया भी आरती के साथ जाती हैं। वो देखती हैं कि आरती ने जाल तालाब में डाला
और थोड़ी ही देर में 10-12 मछलियां जाल में आ गईं। उसने वो सारी मछलियां बाल्टी में रखी। उसे देखकर सोनिया हैरान रह गई। आपके हाथों में कोई जादू है क्या, जो मछलियां खुद ही खींची चली आई? श्रेया दीदी तो रोज 1-2 मछली पकड़ लेती थी, तो वो भी बहुत बड़ी बात थी। ये सब कुछ कला होती है। इतने सालों तक तुम्हारे ससुर जी के साथ मिलकर मेहनत की है। वो बाजार में जाकर मछलियां बेचते थे, मैं यहाँ घर भी संभालती थी और मछलियां पकड़ कर तैयार रखती थी, ताकि वो एक दिन में 2-3 चक्कर लगाकर मछलियां बेच सके। माँ जी, आपने तो अपने जीवन में बहुत मेहनत की है। सच में आप तो आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा हो। थोड़ी ही देर में श्रेया और सोनिया आरती के साथ घर वापस आ जाती हैं, क्योंकि मछली जल्दी पकड़ ली गई थी। अब आरती खुद ही चूल्हा जलाती है और उन मछलियों पर मसाला लगाकर उन्हें फ्राई भी कर देती है। थोड़ी देर में चावल चढ़ा देती है। मछली की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है और मनीष ने कहा, आरती, आज खाना तुमने बनाया है ना? खाने की खुशबू से ही पता चल रहा है इतने सालों पुरानी याद ताजा हो गई। माँ, आपके हाथों के स्वाद का मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता। आखिर ऐसा भी क्या स्वाद है माँ जी के हाथों में जो सब लोगों को इतना पसंद आ रहा है? ये सब लोग ऐसे ही इतनी तारीफ कर रहे हैं। श्रेया और सोनिया ने जैसे ही अपनी सास के हाथों का खाना खाया तो वो भी हैरान रह गए और श्रेया खुद को तारीफ करने से ना रोक सकी। माँ जी, ये खाना तो तारीफ से भी परे बहुत अच्छा है। माँ जी, आपके हाथों में तो बहुत अच्छा स्वाद है। हमें तो ये बात कभी पता ही नहीं थी। बहू, अगर खाना बिना कलेश के प्यार से बनाया जाए तो फिर साक्षात अन्नपूर्णा माँ उसमें आशीर्वाद डालती हैं। मैंने भले ही गरीबी में खाना बनाया है, पर हमेशा दिल से बनाया है। सभी लोग साथ में खाते हैं। थोड़ी ही देर में बिजली चली जाती है। अब पूरा परिवार आंगन में एक साथ होता है। लेकिन अब ना ही मच्छर बहुओं को परेशान कर रहे थे और ना ही तालाब किनारे पानी की आवाज से उन्हें परेशानी हो रही थी। सोनिया, सच में बहुत सुकून मिल रहा है इस तालाब के किनारे ससुराल से। जब पहले नानी के घर जाते थे ना अपने परिवार के साथ, तो बिल्कुल ऐसे ही सुकून मिलता था। अभी तो हमें माँ जी से बहुत कुछ सीखना बाकी है, फिर हम अलग होने के बारे में कैसे सोच सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगली सुबह आरती अपना सामान बांधकर बैठी हुई थी। श्रेया और सोनिया उसके पास गए और श्रेया ने कहा, ये सब क्या है माँ जी? अपना सामान बांधकर क्यों बैठे हुए हो? आप कहीं जा रहे हो क्या? बाबू, तुम दोनों ने अपनी 1 महीने की शर्त को पूरा कर दिया। अब हम वापस अपने गांव वाले घर चलते हैं और हम उसका बंटवारा कर सकते हैं। मुझे कोई ऐतराज नहीं। उसकी बात सुनकर दोनों बहुएं उदास हो जाती हैं और श्रेया ने कहा, लेकिन मुझे ऐतराज है माँ जी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे आने वाले बच्चे बिना अपने दादी की छाया के पलें। माना कि हम लोग एक ही छत के नीचे रहेंगे, लेकिन जैसे ही मंजिल अलग होगी, ऐसे ही दिलों के बीच की दूरियां भी बढ़ जाएंगी। मैं भी अब आपसे और जेठानी जी से अलग नहीं होना चाहती, क्योंकि इस घर में तालाब के किनारे रहकर मैंने ये जाना है कि रिश्ते सिर्फ वो नहीं होते जो हमें खुशियों में साथ दें, वो होते हैं जो हर गम में भी साथ खड़े रहें। आरती ये सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और तभी वहां पर मनीष, आयुष और पंकज आ जाते हैं। पंकज ने हंसते हुए कहा, माँ, आखिर आपकी तरकीब काम कर गई। आपकी दोनों बहुओं को अकल आ गई और रिश्तों का महत्व भी पता चल गया। यह सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है आरती। जब हमारे दोनों बेटों ने बताया कि उनकी पत्नियां अलग होने के लिए उन्हें परेशान कर रही हैं, तो तुमने ये तरकीब लगाई और तालाब किनारे बस। हैरान हो जाते हैं और श्रेया ने पूछा, तालाब किनारे ससुराल खरीद लिया मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। यही बहू कि मुझे मछलियां पकड़नी इसलिए आती हैं क्योंकि मैं एक मछुआरे की बेटी हूँ, पर मेरा ससुराल खानदानी अमीर था। मैंने शादी के बाद कोई संघर्ष नहीं किया है। दरअसल पंकज और आयुष तुम दोनों से परेशान थे। हम जानते थे कि आज नहीं तो कल तुम लोग पूरे घर के आगे बगावत करके अकेले रहने की बात करोगी, इसलिए हमने ये सारा प्लान बनाया और ये घर खरीद लिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप लोगों में भी इतना दिमाग हो सकता है। कहानी जो भी हो, सच्ची या झूठी, लेकिन हमारे रिश्ते और हमारा प्यार सच्चा है। मेरे लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और रही बात तालाब वाले ससुराल की, मन करेगा तो हम यहाँ पर रुकने के लिए आ जाया करेंगे। अब खुशी खुशी पूरा परिवार वापस अपने गांव के बाजार वाले घर पर चला जाता है। दोनों ही बहुएं बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ रहने लगती हैं। उन दोनों के बीच में कभी कभी लड़ाई हुआ करती, लेकिन वही तो एक रिश्ते को जिंदा और ताजा रखती है। और इस तालाब के किनारे बसे हुए ससुराल की यादें मुरझाए हुए रिश्तों को भी खिला देती हैं।